तो सरकार पक्ष के तमाम नेता कहते नजर आ रहे हैं कि आप धैर्य रखें, ये मोदी की गारंटी वाला बजट होगा, जबकि विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। तमाम समस्याएं इस वक्त चरम पर हैं, लिहाजा सरकार को उन समस्याओं के समाधान पर फोकस करना चाहिए, इसके बजाय कि वो अपनी वाहवाही में समय बर्बाद करे। बहरहाल इस बजट में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल बजट में पीएम मोदी की गारंटी की छाप दिख सकती है। पहली महत्वपूर्ण बात, जीडीपी के 5.3% तक सीमित रहने का लक्ष्य भी है। इसके अलावा महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीबों के लिए लोक लुभावन योजनाओं का ऐलान एक महत्वपूर्ण बिंदु। इधर महंगाई के बीच स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत मिलने वाली छूट को बढ़ाए जाने की भी उम्मीद नजर आ रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की सीमा बढ़ाकर 9,000 रुपए सालाना होने की भी उम्मीद है। इधर 60,000 करोड़ के बजट को 2024-25 में बढ़ाकर 70 से 75,000 करोड़ करने की भी उम्मीद नजर आ रही है। बड़ी बात, 3 साल में मुफ्त गैस सिलेंडर कार्यक्रम को 75 लाख अतिरिक्त महिलाओं तक पहुंचाने की योजना भी है। इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा, आवास और किसान आय ट्रांसफर कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का भी ऐलान यहां किया जा सकता है। वित्त वर्ष में सब्सिडी को छोड़कर सामाजिक खर्च में 8% वृद्धि भी होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा मिल सकता है, यानी कि दुर्घटना बीमा की जो राशि है उसे बढ़ाए जाने की उम्मीद है। रोजगार देने वाले क्षेत्रों तक दायरे को बढ़ाने की भी उम्मीद नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण चीजें बजट में लाई जा रही है। बहरहाल मोटी मोटी बातें जो आज बजट सेशन से जुड़ी हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। बजट सेशन आज शुरू हो चुका है, 10 दिनों का है, 9 फरवरी तक चलेगा। 10 दिन तक चलने वाले बजट सत्र में 8 बैठकें प्रस्तावित है। 1 फरवरी यानी कल सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करेगी। निर्मला सीतारमण उसे पटल पर रखेंगी। चुनाव के बाद नई सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी। लोकसभा से पहले 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया जा रहा है। और उसी पर चर्चा करने के लिए कुछ बेहद खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे आपको इंट्रोड्यूस करवा दें, डॉक्टर आशीष हांडा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से नेता। स्वागत सर आपका। कांग्रेस प्रवक्ता कार्तिकेय सिंह है, बहुत बहुत स्वागत कार्तिकेय जी आपका। अर्थशास्त्री प्रमोद राय जी हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिंह परमार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रमोद जी, शुरुआत आप ही से करूंगा क्योंकि आप बेहतर ढंग से समझा पाएंगे जो हमारे पास फैसिलिटी है, जो चैलेंजेस हैं और जो प्रायोरिटीज हैं, इन तमाम चीजों के इर्द गिर्द घूमता हुआ पूरा बजट कल संसद के पटल पर निर्मला सीतारमण रखती हुई नजर आएंगी। क्या कुछ उम्मीद की जाए? सरकार का जो अंतरिम बजट कल पेश किया जाएगा, सरकार के सामने जो एलोकेशन है, जो चुनौतियां हैं और उनको ध्यान में रखते हुए जो प्रायोरिटीज पर काम करना है, क्या कुछ उम्मीद आप कर रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट रेट ठीक ठाक है आज के डेट में, उस पर काबू पाने की जरूरत है। इन्फ्लेशन 6% के जस्ट नीचे अभी आया है, टारगेट रेट के नीचे है, बट फिर भी इन्फ्लेशन काफी है। इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये सारी चैलेंजेस हैं। बट ये सब के बावजूद सरकार बहुत सारी चीजों पे कंफर्टेबल पोजीशन में है। बैंकों का एनपीए 4% के आसपास है। ग्रोथ रेट कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज ठीक ठाक चल रहा है। और बहुत ज्यादा लोक लुभावन चीजें कब आती हैं? जब गवर्नमेंट डिस्परेशन में हो, उसको लग रहा हो कि हम हारने वाले हैं और ये नहीं करेंगे तो इलेक्शन नहीं जीतेंगे। तो गवर्नमेंट को ऐसी कोई डिस्परेशन नहीं है, तो इसलिए ऐसे लोक लुभावन मुद्दे कि कल को किसी के खाते में पैसे ट्रांसफर होंगे, वो होने की उम्मीद नहीं है जी। लेकिन इसमें सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी और फ्यूचरिस्टिक एस्पिरेशनल बजट होगा, जिसमें बहुत सारे अनाउंसमेंट होंगे, एक तरीके से ये प्रिजम्पशन के साथ कि ये सरकार को अब दोबारा चुनेंगे तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। सर, क्योंकि हर बार बजट से पहले जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है, वो इस बार इकोनॉमिक सर्वे नहीं है, लेकिन द इंडियन इकोनॉमी और रिव्यू नाम से एक आर्थिक रिपोर्ट पेश करने की बात सामने आई है। और उसमें कहा गया है कि अगले 3 सालों में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है उसे हम हासिल कर लेंगे और 2030 तक 7 ट्रिलियन इकोनॉमी का भी लक्ष्य यहां पर सरकार लेकर चल रही है। ये जो ट्रिलियन के वर्ड्स में यहां पर पूरा पजल
नजर आ रहा है। ये जो अचीवमेंट्स हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अगले 3 साल में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव होनी है और हम 5वीं के बजाय तीसरी आर्थिक शक्ति बनेंगे। ये होना करीब करीब तय है। ठीक है। आप 6-7% के रेट से ग्रो करते हैं तो 3 साल में उस लेवल पे आप पहुंच जाएंगे। जो 2030 तक 7 ट्रिलियन इकोनॉमी का है वो भी अचीवेबल है। एक और इन्होंने एम्बिशियस टारगेट रखा है कि 2047 तक हम डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आ जाएंगे। तो वो एक चैलेंजिंग टारगेट है, लेकिन गवर्नमेंट का जो टारगेट है कंपेयर टू प्रीवियस गवर्नमेंट, अभी की जो स्थिति है कि हमको कैपेक्स पे काफी खर्च करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, जो एजुकेशन सेक्टर है, जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, हाईवे का एक्सपेंशन बड़ी तेजी गति से हुआ है, स्पेशल कॉरिडोर्स बन रहे हैं, रेलवे नेटवर्क्स में काफी इजाफा हुआ है। तो इन सब चीजों का जो ट्रिकल इफेक्ट होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत सारा आएगा। तो ये सब यदि होता है तो 2047 तक हम डेवलप्ड इकोनॉमी बनेंगे। ठीक है। डॉक्टर आशीष हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर आशीष, एक महत्वपूर्ण सवाल था कि भाई इस बार का जो ये सरकार चुनाव से पहले का जो बजट है, क्या इसमें लोक लुभावन वायदे, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ निकल कर आएगा? लेकिन जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट है प्रमोद जी, उन्होंने तो मना कर दिया कि भाई सरकार बहुत कंफर्टेबल जोन में है, लिहाजा सरकार से तो आप उम्मीद मत करें, क्योंकि जब डिप्रेशन होता है या डिस्प्रेस नजर आती है कि भाई हमारी सरकार जा सकती है, तब ऐसे वादे किए जाते हैं। तब भी आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार आम जनता मोदी सरकार के गारंटी वाले बजट से क्या उम्मीद लगाकर रखे? कुणाल जी, आपको, मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का जय श्री राम। कुणाल जी, एक बात तो बहुत तय है कि इस समय ये देश ही नहीं पूरा विश्व टकटकी लगाए भारत की तरफ इस समय देख रहा है, क्योंकि जिस तरह से भारत अपने पंख बिखेरता हुआ आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ एक चिड़िया की बजाय बाज की तरह सभी विपत्तियों के बादलों से ऊपर होता हुआ गुजरता चला जा रहा है, और जिस तरीके से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत की बढ़ रही है और जो भारत सुपर पावर की तरफ और विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है, उससे हर भारतीय का सीना, मैं कहूंगा, 56 इंच का होना स्वाभाविक है। लेकिन इस समय क्या है, हमें यह भी समझना पड़ेगा कि ये जो बजट आ रहा है ये इंटरिम बजट है, और जैसे कि प्रमोद जी ने बहुत सही कहा, इंटरिम बजट इज जस्ट अ ट्रांजिशनल टेम्परेरी स्टैंड बाय प्रोविजन, कि जब तक कि अगली सरकार नहीं आ जाती तब तक का खर्चा कैसा होगा। इंटरिम बजट के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं होती है, यहां तक कि सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं होती है। मोटे मोटे तौर पे इनकम और एक्सपेंस का ब्यौरा होता है कि सरकार को कहां से पैसा आना है और कहां खर्च करना है और क्या मोटा मोटा हिसाब किताब रहेगा। दूसरी बात, हमें एक बात यह भी समझनी पड़ेगी कि जब भी बजट आता है, बजट शब्द के साथ लोगों की जो क्या कहें उम्मीदें वो जुड़ी होती हैं, खासकर आम आदमी की। लेकिन हमें यहां पे यह भी समझना पड़ेगा कि कुछ तथ्यों और नियमों के अंदर बंधा हुआ होता है इंटरिम बजट, जिसके अंतर्गत लोकसभा इलेक्शन आने से पहले यह होता है 2 से 4 महीने की इसकी अवधि होती है, और इसमें खास बात यह रिस्ट्रिक्शन होती है कि कोई ऐसा बड़ा निर्णय या कोई ऐसा बड़ा फैसला आप नहीं ले सकते जो कि आने वाली सरकार के ऊपर पूरा करना ही भारी पड़ता है। आपकी बात सब ठीक है, लेकिन कल पेश होने वाले बजट में और पूर्ण बजट जब आएगा अगली सरकार का, उस बीच में सर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होने जा रही है, दैट इज इलेक्शन। और वो इलेक्शन में जो वोटिंग होगी वो ये देखेंगे मतदाता सरकार हमारे पास क्या कुछ लेकर आई है, तो लिहाजा आप उस चीज को तो नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे साहब। क्या होता है, लास्ट मिनट पे प्रिपरेशन कौन करता है? जिसने पहले ना किया हो। इंग्लिश की एक कोटेशन है जो कहती है कि whenever the important is ignored, it becomes urgent। तो मोदी सरकार ने कभी भी इंपॉर्टेंट को इग्नोर नहीं किया। हमने वक्त रहते विकास दर को बढ़ाया है, हमने वक्त रहते इस देश को विकास के पहियों से सजाया है, और हमने वक्त रहते 11वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था तक इस देश को लाके खड़ा कर दिया है। और हमारे विकास के कार्यक्रम जनता जानती है, इसलिए लास्ट मिनट पे उसे कोई लॉलीपॉप देने की हमें जरूरत नहीं। बाकी पार्टियों की तरह हम वादा नहीं करते हम विकास करेंगे, हम दावा करते हैं कि हमने विकास किया है और हम और विकास करके दिखाएंगे। ठीक है, कार्तिकेय जी हमारे साथ जुड़े हुए, उन्होंने तमाम बातें आपकी सुन ली। कार्तिकेय जी, भारतीय जनता पार्टी इस बार के बजट को मोदी की गारंटी वाला बजट के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है, और साथ ही साथ अब की बार 400 पार जैसे नारे भी समझ में आ रहे हैं, लेकिन
विपक्ष कैसे देख रहा है इस पूरे बजट सेशन को, मुख्य रूप से इस बजट को जो कल पेश किया जाएगा? अब तक की इस साल की जितनी उपलब्धियां थी वो आपने सुन ली होंगी। अभिभाषण जो हुआ राष्ट्रपति का, आप कितने संतुष्ट होते हुए नजर आए? और जो सामने चैलेंजेस हैं, क्या आपको लग रहा है उन चैलेंजेस को देखते हुए सरकार के जो एक एक करके कदम हैं वो काफी है? यहां पर बहुत सारी चीजों पर गौर करने की जरूरत है। कुणाल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि प्रेस के सामने तो नहीं बोल पाते, लेकिन इनका एक चिर परिचित अंदाज है जिसके अंतर्गत वो बात करते हैं। उन्होंने हुड़दंग की बात करी तो शायद वो इस व्यक्ति की बात कर रहे थे। ये जो व्यक्ति हुड़दंग मचा रहा था वहां खड़े होकर के, भारतीय जनता पार्टी का, रुक जाइएगा, अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, तो उनके हुड़दंग की बात करें तो सही बात है कि मैं बिल्कुल मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो जो अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जाते हैं उनको पहचानने से मना कर देते हैं लोग, इसलिए वो हर बार वो सीट बदलना, किसी सांसद को विधायक लड़ाना। चलिए इस बात पे नहीं आता हूं, मैं इकोनॉमिक सर्वे की बात पे आ जाता हूं। देखिए, राष्ट्रपति महोदया का जो अभिभाषण होता है वो सब प्रति व्यक्ति यहाँ पैनल में बैठा है, चाहे जनता बैठी होगी, वो ये बात समझती होगी कि वो कैबिनेट के दिया हुआ जो कैबिनेट जो उनको लिख करके देती है वही भाषण देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, देखिए इसमें इन्होंने, आप इसमें देखेंगे इन्होंने बात करी युवा शक्ति, नारी शक्ति, मजदूर शक्ति और एक गरीब शक्ति की बात करी। और सेम जो कांग्रेस ने 5, जब हम न्याय यात्रा राहुल गांधी जी की निकाल रहे हैं तो यही 5 चीजों की बात करी। लेकिन हमने क्या बात करी, इनकी बातों में अंतर देखिए। हमने कहा है कि युवा को न्याय दो, हमने कहा है नारी का न्याय हो, हमने कहा है कि मजदूर का न्याय हो, और हमने यहाँ पर कहा है कि आपका किसान का न्याय हो, और एक भागीदारी का। तो भागीदारी तो ये ले नहीं सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो भागीदारी होती है वो बेरोजगारी बढ़ाने में होती है। भारतीय जनता पार्टी की जो बेरोजगारी जो होती है वो महंगाई में भागीदारी की बात करती है। नारी शक्ति की बात करने वाले नारी वंदन अधिनियम लेकर के आए। जब कांग्रेस पार्टी की 73वां 74वां संविधान संशोधन आया था तो हमने उसी के साथ ही पंचायती राज्यों में महिलाओं का आरक्षण लागू कर दिया था। ये है तो जब पहले सर्वे हो जाएगा, फिर डिलिमिटेशन हो जाएगा, फिर ऐसे आएगा, तो ये हमेशा भविष्य में ही लोगों को खुश रखना चाहते हैं, वास्तविकता से बहुत दूर होते हैं। किसान शक्ति की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान की सरकार है, 2014 से अगर आप उठाएंगे 2024 में, तो किसानों के पास जो लोन था वो 60% का उसमें इजाफा हो रखा है। प्रतिदिन यहाँ पर 30,000 किसानों की जान जाती है। ये इन्होंने इनकी जो कहते हैं संसद, इनके जो नरेंद्र तोमर थे, उन्होंने संसद के अंदर खड़े होकर के बोला है। एमएसपी पे 2 साल हो चुके हैं, कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आ पाई है, उस पर बात नहीं करते। आप अगर धान की बात करेंगे तो उस पर 200 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान किसान को होता है। किसान के तमाम संगठनों ने क्या रखा है, भारतीय जनता पार्टी उस पर भी जवाब नहीं देती है। फिर ये आते हैं कि हमने जी गरीबी के ऊपर बहुत काम कर रखा है। ऐतिहासिक है पूरे विश्व में कि 81 करोड़ लोगों को खाना देना पड़ रहा है। अगर ये उनको मजबूत उन्होंने बनाया होता, उनको सुख सुविधाएं दी होती, उनके पास अपना स्वरोजगार होता या रोजगार होता है, कहीं पर सरकारी नौकरियां मिली होती उनको, तो वहां पर वो इनको ये स्थिति में लाकर देश को खड़े करने की जरूरत नहीं पड़ती। भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी बात कंप्लीट कर लूं, 22.5 करोड़ आवेदन होते हैं सरकारी नौकरियों के लिए, और उसमें तो 7.5 लाख ये पिछले 10 साल में बढ़ पाते। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2022 के बजट में कहा था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी भरने वाले हैं। और ये इनसे पूछे कुणाल जी, वर्तमान में पता है आपको रेलवे में 1 लाख भर्तियां खाली हैं, और ये सरकार ने कितनी वैकेंसी निकाली पता है? 5,000। क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ संविदा पे भर करके इनके जो हुक्मरान है अडानी, उनको खुश करके करना है कि भाई हम नौकरी दे देंगे, तो इनकी तरफ कौन देखेगा। और रही अगर आधारभूत संरचना में परिवर्तन, तो इतना आधारभूत परिवर्तन हो रखा है कि अभी अटल सेतु बना है मुंबई महाराष्ट्र में। उसमें कमाल की बात यह है कुणाल जी कि अगर आपने एक 4-व्हीलर खरीद ली और बाई चांस आपको जरूरत पड़े कि आपको उस रास्ते से जाना है, तो आपको साल भर में आपकी गाड़ी की कीमत के बराबर ही वहां पर टैक्स देना पड़ेगा। आधारभूत संरचना में इतना कमाल हो चुका है कि जो एयरपोर्ट की बात करते हैं वहां पर लोगों को ट्रैक पे बैठ करके खाना खाना पड़ रहा है। तो उन बातों की बात होगी। अंतरिम बजट सबको पता है, इसको तो पहले भी कुछ नहीं होता, अभी भी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इकोनॉमिक सर्वे जरूर इनकी पोल खोल देगा, क्योंकि इन्होंने पिछले बजट इतनी ही त्रुटियां हैं और इतनी ही आपको लूपहोल्स नजर आ रहे हैं मौजूदा स्टेटिंग गवर्नमेंट में, तो क्या बात है कि आप कन्विंस नहीं कर पा रहे आम जनता को अपनी पार्टी के प्रति? मैं आपसे पूछूंगा सर एक छोटा सवाल, मुझे छोटा सा ब्रेक दे दीजिए, मैं छोटा सा कुछ 30 सेकंड का ब्रेक दीजिए आपको। ब्रेक के बाद तो लगातार कल पेश होने वाले बजट से पहले हम तमाम जो संभावनाएं नजर आ रही है उस पर चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। कार्तिक जी, ब्रेक से पहले एक छोटा सा सवाल था, बहुत छोटा संक्षेप से जवाब दे दीजिए मुझे, उसके बाद मैं राकेश जी के पास जाऊंगा। क्या बात है, अगर इतनी कमियां आपको नजर आ रही है सरकार के अंदर, सरकार के उठाए गए कदमों से आप इतने ही असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, तो आपने उन स्टेट्स में कितना बेहतर एनवायरमेंट पेश कर दिया जहां पर आपकी पार्टियों की सरकार थी? देखिए, पहले एक छोटे से आपके सवाल का छोटा सा जवाब, बहुत संक्षेप में। हाँ बिल्कुल 2024 का आम चुनाव तो हुआ नहीं है, तो ये मैं और ये आप तो तय नहीं कर पाएंगे कैसे जनता मान नहीं रही है। जनता 2024 के परिणाम के अनुरूप बताएगी कि किस जनता ने कितना माना है, कितना नहीं माना। लेकिन जो इस 1-1.5 साल में जितने स्टेट्स में इलेक्शन हुए मैं उन सबको रिवाइव कर रहा हूं ना सर।
ठीक है, तो फिर रिवाइव करिए ना, कर्नाटक को रिवाइव करिए, प्रचंड बहुमत को रिवाइव करिए, हिमाचल को भी रिवाइव कराइए, तेलंगाना में जहां आप लोग नाम नहीं लेते तो वहां पे देखिए कांग्रेस पार्टी किस तरीके से जीती है। तो लोगों का विश्वास है ना कि हम करके दिखाते हैं। और रही पिछले कुछ 5 जो अभी राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें हमें 10 लाख अधिक मतदान मिले थे, तो क्या 15 स्टेट्स के चुनाव में अगर आप 3 स्टेट्स जीतते हैं सर फुल फ्लेज गवर्नमेंट के साथ, तो उसको हम ये मान के चलें कि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। तो इस तो सिर्फ परफॉर्मेंस का जो आपने जो दायरा है वो बहुत नीचे कर लिया। ठीक है, लौटूंगा आपके पास राकेश जी। नहीं कुणाल जी, मैं नहीं एक सेकंड सर, मैं लौटूंगा ना, फिर शब्दों के मायाजाल में मैं फंसूंगा, फिर आप भी फंस जाएंगे, कोई फायदा नहीं। राकेश जी, किस तरह से आप देखते हैं कल बजट पेश होने वाला है और बजट से पहले जो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष को नसीहत दी है। विपक्ष साफ साफ कह रहा है कि भाई तमाम जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है सरकार की तरफ से। आपकी प्रतिक्रिया? कुणाल जी नमस्कार, और आपके सभी पैनलिस्टों को मेरा प्रणाम। बजट वाला ये बात है नहीं, तो इस पर कोई बजट जैसी बात की उम्मीद नहीं की जा सकती है। आपने कहा कि कोई लोक लुभाऊ चीज होगा। जितना हम नरेंद्र मोदी को जानते हैं, गुजरात व्यवसायिक प्रदेश में चुनाव सर पे था और उन्होंने जीएसटी लागू कर दिया था। चुनाव सर पे था, उन्होंने नोटबंदी अनाउंस कर दिया था। तो ये लाभ हानि का बात नहीं है अगर कहीं राष्ट्रीय आती है। लेकिन जब मामला हमारा आज का कार्यक्रम बजट पे है, तो मैं आपको बजट पे बताऊं, राय साहब हमसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे, बताएंगे। इस देश में बजट बुजट जैसी ड्रामे का काम बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में 140 करोड़ लोगों में पैन कार्ड कितने लोगों के पास है, और जितने लोगों के पास पैन कार्ड है उसमें रिटर्न कितने लोग भरते हैं, और जो लोग रिटर्न भरते हैं उसमें से कितने लोग सिविल लाइन के ऊपर भरते हैं। अगर टीडीएस हटा दिया जाए तो सरकार के पास आमदनी का स्रोत क्या है? अब बताइए, एग्जाम्पल की मान लो मैं 10 आदमी का परिवार है मेरे घर में, एक मैं ही पूरे 10 को चलाऊंगा और बाकी 10 ऐश करेंगे, तो मेरा बजट गड़बड़ाए। ठीक है, हमारे देश में मुफ्तखोरी की बीमारी से जब तक हम नियाज, देखिए 2-3 उदाहरण दे रहा हूं, हम 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। दूसरे मुफ्तखोरी के शिगुफे में तो सारे राजनीतिक दल एक ही पैमाने में आ जाएंगे ना सर। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक, कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक, सब उसी पैमाने में आ जाएंगे। फिर मैं ना तो मोदी की बात कर रहा हूं, गांधी की बात कर रहा हूं, मैं तो राजनीति की बात कर रहा हूं। जो लोग राजनीति में है, चुनावी लाभ हानि में, उनकी बात कर रहा हूं। देखिए 81 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री ने दावा किया मुफ्त राशन दे रहे हैं। उसके बाद मनरेगा से मजदूरों को व्यवसाय रोजी रोटी मिल रही है। अब 2 बातें बता दीजिए, मैं अपना किसी और का बुरा मानने के बाद, अब मुझे मनरेगा से पैसा मिल रहा है तो मैं किसानी में क्यों जाऊंगा? कि अभी शीतलहरी में सिंचाई का काम होता है गेहूं के खेती में, तो वो सर्दी में क्यों जाएगा? खेती बर्बाद हो रही है। 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा, तो रोजगार के विषय में क्यों सोचेगा? तो फिर 5 ट्रिलियन कहां से बढ़ेगा? मतलब 2-4 लोग कमाएंगे। ये सरकार की जिम्मेदारी है ना कि वो उसको और बेहतर ऑप्शन प्रोवाइड करे। नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार मुफ्त में राशन बांट रही है और मनरेगा के थ्रू अगर थोड़ा बहुत काम चल रहा है, तो यहां पर इंसान की जितनी गलती है उससे ज्यादा तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की हो जाती। कार्तिक, छोटा सा रिएक्शन। अब पहले तो राकेश परमार जी को प्रमोद जी भी क्लियर कर देंगे। देश में 2 तरह का टैक्स सिस्टम होता है, डायरेक्ट टैक्स। आशीष जी आ रहा हूं, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। टैक्स सिस्टम के अंतर्गत इनकम टैक्स आ रहा हूं आशीष जी आपके पास, इसी के बाद आ रहा हूं ना। जब हम कहते हैं 3,70,000 करोड़ का ये हो गया, तो उसमें सरकार का ब्याज और लोन कितना सरकार लेके चला रही है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसमें जीएसटी। अभी राकेश ने सुबह ब्रश किया होगा ना, या दही और ब्रेड खाई होगी, तो उस पर भी ये सरकार जीएसटी लेती है, देश उससे चलता है। तो आप देश के लोगों पे उस पर मत सवाल खड़ा कर दीजिए कि भाई 1% है। आपको सवाल सरकार से पूछना चाहिए था कि सरकार ने कितने लोगों को रोजगार और सरकारी रोजगार दिलाया है, सरकार ने कितने लोग इस स्थिति में लाया। सवाल सीधा ओवर टू आशीष जी। ठीक है कार्तिक जी, ओके ठीक है। आशीष जी आपका रिएक्शन, सीधे सवाल कार्तिकेय जी के। जी, मैं कुणाल जी सबसे पहले तो इस बात पे बहुत गहरा इतराज करूंगा कि आपके इतने बड़े नेशनल चैनल के ऊपर कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते हैं कि जो माननीय राष्ट्रपति जी अपना भाषण पढ़ते हैं वो तो उनको रूलिंग गवर्नमेंट ने दे दिया, मोदी जी ने पकड़ा दिया, उन्होंने तो उठा के उसको पढ़ दिया। इस तरह का कार्तिकेय जी क्या, राजीव शुक्ला जी की अभी हमने बाइट चलाई, वो भी तो वही कह रहे हैं सर। कार्तिकेय जी बीच में मत बोलिए। पहली बात ये, पहले तो मैं एतराज करूंगा आपके चैनल के ऊपर। दूसरी बात,
कार्तिकेय जी ने खुद ये सवाल उठाया कि यहाँ पे हुड़दंग का सवाल उठाया था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब हुड़दंग का सवाल उठाया तो उठाना उनको इसलिए पड़ा क्योंकि इनके जितने भी इंडिया अलायंस के साथी हैं ये भूल जाते हैं कि कुल 700 एमपी हैं लोकसभा राज्यसभा के मिला के लगभग, और देश की आबादी 140 करोड़ है। तो अगर आप उसको भाग करें तो 20 लाख लोगों के ऊपर एक प्रतिनिधि होता है जिसको एक सांसद कहते हैं। तो एक सांसद का किस तरह का आचरण होना चाहिए? क्या वो माथे पे धूल लगा के संसद की एंटर करे या संसद के अंदर आके फ्लाइंग किस दे, संसद के अंदर आके लोगों को जादू की जप्फी दे, संसद के अंदर आके आंखें मारे? तो इनके 54 साल के बालक को ये आज तक नहीं समझ में आया कि यहाँ रोम की संस्कृति भाषा में समझा दूंगा, भाषा का ध्यान रखना आशीष जी, एकदम सही भाषा समझाना शुरू कर दूंगा, बता रहा हूं। बीच में मत बोलिएगा, अरे झूठों के पार्टियों के सरदारों के प्रवक्ता बीच में मत बोलिए, एकदम संयम से बात कर लेना, एकदम संयम से बात कर लेना। कुणाल जी इनको चुप कराइए। ठीक है कार्तिकेय जी, आशीष जी आप भी थोड़ा सा एकदम भाषा का संयम रख के बात करना। बीच में बोले पार्टियों से भरे हुए लोग लोकसभा में राज्यसभा में ठीक है कार्तिकेय जी एक सेकंड सर, एक सेकंड आशीष जी, ये चुनौतियों पर बात कीजिए ना सर, बजट पर हम बात करते हैं। पिछले के सेशंस में किसने क्या इशारेबाजी की, किसने क्या किया, तो वही बात है ना कि जो गया फिर तो गया। जब अपनी असलियत खुलेगी ना तो बड़ा दिन मिलाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का यही अंदाज है, इकोनॉमिक सर्वे पे एक लाइन फिर क्या फायदा ना सर? अगर आशीष जी आपको पुराना एक्ट पर ही बात कर रही है, फिर हम कल पेश होने वाले बजट पर हम डिबेट ही नहीं रखते, फिर क्या फायदा था ना। ठीक है बात पूरी कीजिए आशीष जी, और मौजूदा करंट इशू पर। जी मैं ये कहूंगा ये देश की जनता भली भांति देख रही है कि अगर 3 करोड़ लोगों को पक्का घर मिला पीएम आवास योजना में तो ये उन्नति है या नहीं है? अगर 12 करोड़ टॉयलेट बने तो क्या ये प्रगति है या नहीं है? अगर 12 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा तो क्या ये उन्नति की निशानी है या नहीं है? ये महिला के लिए कहते हैं। अगर 10 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन महिलाओं को मिले, अगर 27 करोड़ मुद्रा लोन महिलाओं को मिले, मैटरनिटी लीव बढ़ा के 12 वीक से 26 वीक की गई, और अगर ये इस सारे महिलाओं के लिए काम किए गए तो ये है या नहीं है? ये युवा की बात करते हैं। हम लोगों ने जॉब सीकर्स को जॉब क्रिएटर बनाने का काम किया है, हमने इंडिपेंडेंट उनको बनाने का काम किया। आप अगर कहें कि अगर स्टार्टअप 1 लाख से ज्यादा हो गए हैं तो ये फैक्ट्स है। अगर 1.5 करोड़ लोगों को पीएम कौशल विकास योजना में ट्रेनिंग मिल रही है अपने पैर पे खड़ा होने में, तो ये डाटा है। अगर मेडिकल कॉलेज 387 से 700 हो गए हैं सिर्फ 9 साल के अंदर, डबल हो गए हैं। 70 साल में जितना हुआ 9 साल में उससे डबल हो गए, तो ये डाटा है। अगर 7 नए IIM खुले हैं, 7 नए IIIT खुले हैं, तो क्या ये अपने युवा को विकसित करने की तरफ लेकिन बढ़िया प्रयास नहीं लेकिन है? आशीष जी, प्रमोद जी 2 मेन कोर इश्यूज बता रहे थे, उस पर भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है ना, आप ही की पार्टी की है ना। बढ़ता इन्फ्लेशन और बेरोजगारी, इन समस्याओं का समाधान भी तो आप ही को करना है। जी आप पहले एक बात समझिएगा कि जो पिछला कार्यकाल रहा 19 से लेकर 24 का, इस कार्यकाल के अंदर वैश्विक बीमारी विश्व की सबसे बड़ी कोरोना आई, जिसको भारत ने जिस तरीके से टैकल किया पूरा विश्व उसके आगे नतमस्तक है। इसके अलावा 2 वॉर्स आए, जहां पे चाहे पेट्रोलियम हो चाहे क्रूड ऑयल हो, उसको कैसे डिप्लोमेसी से हमने इतने प्रेशर के बाद भी रशिया से हमने उसको लेना कंटिन्यू रखा, यूक्रेन रशिया वॉर के तहत भी। इसके बावजूद अगर हम अपनी इकोनॉमी को 11th से 5th पे लेके आए हैं और 3rd पे लाने का वादा करते हैं, और अगर इंटरनेशनल बैंक्स भी और बाकी सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे किए हुए प्रयास को, अगर हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर लेके आ गए हैं, ये मत भूलिएगा कि भारत आज भी एक डेवलपिंग नेशन है। ठीक है कार्तिकेय जी, आपका टेक 7 में जाके डेवलप होगा। ठीक है सर, कार्तिकेय जी प्लीज। अब मुझे लगता है मेरी बातों को प्रमोद जी ज्यादा समझ पा रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसलिए आपके सवाल के बाद प्रमोद जी के पास जाऊंगा। 2019 में यही इकोनॉमिक ग्रोथ कोरोना में नहीं था, कोई इनको इस तरह से कोई यूक्रेन की वॉर नहीं थी, तब 3.5% पे आ गई। और अगर आप एवरेज जीडीपी का एवरेज निकालेंगे, मनमोहन सिंह का लास्ट ईयर 10 साल एक सेकंड आशीष जी, वो नहीं बोले थे आपके बारे में। भाई नहीं पता क्यों परेशान, मेरे पास 2 मिनट बचे हैं पूरी डिबेट के लिए। की जीडीपी 8% जीडीपी का ग्रोथ आता है, इनके में 5 साल का। दूसरा ये जो अभी बता रहे थे, अरे भाई रुक जाओ भाई, अर्थशास्त्री आपको बताएंगे भाई आराम से। देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट एक बड़ा बेसिक सा फर्क होता है। वो फर्क मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को नेताओं के रूप में बताया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता उम्र के साथ ग्रोथ तो कर जाएंगे, लेकिन उनके मस्तिष्क का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट ये बड़ा बेसिक सा फर्क होता है। ठीक है प्रमोद जी, छोटा सा रिएक्शन आपका। तमाम बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है और जो महत्वपूर्ण 2 शब्द यहाँ पर उठाए, ग्रोथ और डेवलपमेंट्स एंड अचीवमेंट्स,
इनको लेकर सरकार की जो तमाम स्टेप्स हैं, जो कदम हैं, उनसे आप कितना संतुष्ट नजर आ रहे हैं और प्रायोरिटीज आप क्या हैं? बहुत छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं समअप करूंगा। देखिए, किसी भी सरकार का जो असेसमेंट है वो रिलेटिव टर्म्स पे होता है। आइडियल सिचुएशन तो कोई भी अचीव नहीं कर पाता है, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट कोई अचीव नहीं करेगा। तो जब आप रिलेटिव टर्म्स पे बहुत सारे गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं तो करंट गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, हम चाहे जितना चिल्ला लें। देखिए, जैसे हम बोलते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा है, रिलीजन की मुद्दा है, केवल रिलीजन का मुद्दा नहीं है। ये गवर्नमेंट जो है जब सांस्कृतिक धरोहर को उछालती है, राष्ट्रीयता को उछालती है, तो साथ में डेवलपमेंट को भी उछालती है। और जैसे आप बोले ना, देखिए टैक्स यहाँ सब कोई पे करता है। इनकम टैक्स 8 करोड़ लोगों ने रिटर्न फाइल किया, जिसमें से 1.5 करोड़ के आसपास लोग एक्चुअली टैक्स पे करते हैं, बाकी सब नील रिटर्न है या रिफंड लेने के लिए फाइल करते हैं। लेकिन 140 में 140 करोड़ की जनता जितने इनडायरेक्ट टैक्स है वो सब पे कर रहे हैं। आप टूथपेस्ट खरीदते हैं, फर्टिलाइजर खरीदते हैं, यदि गवर्नमेंट ने किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये दे दिए तो वो 6,000 से भी जब वो जाके कुछ भी खरीदे मार्केट में, उसका एक हिस्सा वापस गवर्नमेंट के पास जीएसटी के तौर पे आ रहा है, इंपोर्टेड में आ रहा है, तो कंट्रीब्यूशन सबका है। गवर्नमेंट की, देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी गवर्नमेंट अपने मतदाता को इग्नोर नहीं कर सकती है और हर एक सोसाइटी को ध्यान रखते हुए सरकार अपने बजट में तमाम व्यवस्थाएं रखने की कोशिश भी करती है, जिससे मतदाता काफी हद तक सरकार के प्रति आकर्षित हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने का, अपना कीमती समय साझा करने के लिए। बहरहाल अब कुछ ही घंटों का इंतजार बाकी है जब संसद में के बजट सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना ये बजट पेश करेंगी। देखना बेहद खास होगा कि गारंटी वाला बजट वाकई में क्या गारंटी की शुभ सूचनाएं लेकर आम जनता के द्वार पर पहुंचता है या नहीं। छोटा सा ब्रेक।